एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए 2026 जो है वो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी तभी हो सकता है आपके लिए जब आप अपने पढ़ाई में 100% दे रहे होंगे और कंटिन्यू आप अपने स्टडी में लगे होंगे। वैसे में 2026 की सबसे पहली वैकेंसी की अगर बात करें, मैं अगर सही हूँ तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की सबसे पहली वैकेंसी है 2026 की। अनाउंसमेंट भी सबसे पहली होती है, यानी कि 2026 के सबसे पहले मंथ में यानी कि जनवरी को 6 तारीख को ये अनाउंसमेंट होती है। और क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, और ख़ासकर हम इस पे भी बात करेंगे कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्रीकल्चर से 12वीं की है या एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन की है या हॉर्टिकल्चर से आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आपकी तैयारी हो ना हो, बट आपने पास जो भी समय बचा हुआ है, अपने पास जो भी समय है, ड्यूरेशन है, उसमें आप एक अच्छे से पोटेंशियल देकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने पीछे कई सालों से या कई मंथ से अपने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है तो वैसे में बात आ जाता है कि सर क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इन सारे चीज़ों पे, इन सारे टॉपिक पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है उसके लिए कैसे फॉर्म फिलिंग किया जा सकता है, क्या उसका टाइमिंग है, और OTR जैसे क्या OTR भी करना होता है। तो शायद राजस्थान के जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे, लेकिन अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है उनको नहीं पता है। तो ये सारी डिटेल्स हम इस एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें, इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप परेशान हैं, आंसर क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास MCQ के माध्यम से क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, तो हम यूट्यूब पे कराएंगे ही कराएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ मैं टेलीग्राम का लिंक मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उस पर डेली बेसिस पे क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे और सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं A to Z कि क्या रहने वाला है, इसके वैकेंसी क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस एग्जामिनेशन के एक एक पॉइंट को, एक एक पहलू को देखते हुए चलते हैं। देखिए, 2026 का जो ये नोटिफिकेशन है, पहले मंथ का और पहली साल की ये नोटिफिकेशन है, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026। देखिए, अगर बेसिक क्राइटेरिया का बात करेंगे तो ये राजस्थान बोर्ड द्वारा ये कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जॉब टाइटल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसे हिंदी में हम कृषि पर्यवेक्षक कहते हैं, इसकी जो वैकेंसी है ये 1100 के करीब में है। कितना है? 1100 के करीब में है। बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये वैकेंसी बढ़ेगा। अब आपको ये चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है कि बढ़ेगा या घटेगा। आप मानना है कि हमको एक ही सीट यहाँ पे कंफर्म करना है और अपना तैयारी जो है एक सीट के लिए पोटेंशियल लगा के करेंगे। वहीं अगर हम बात करें एजुकेशन क्राइटेरिया का, तो अगर आपने BSc एग्रीकल्चर कर रखा है, अगर आपने BSc में हॉर्टिकल्चरशिप कर रखा है, या आपकी 12वीं एग्रीकल्चर से हुई है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि ये 12th बेसिस जॉब है, चाहे आपके पास 12th एग्रीकल्चर से हो या फिर BSc एग्रीकल्चर से हो। कोई बच्चे ऐसे हैं जो PCM से थे, यानी कि फिजिक्स बायोलॉजी और मैथ्स से थे, लेकिन वो BSc में एग्रीकल्चर ले रखे हैं, तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। वहीं एज की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया इसका 18 से 40 होगा, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। लेकिन कास्ट बेसिस पे जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको 5 साल को मिल जाएगा। आप ऑनलाइन जो फॉर्म डालेंगे वो आप SSO rajasthan.government.in से डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट जो रहने वाला है एप्लीकेशन का, वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 11/2 तक रहेगा। डैट मीन्स कि 1 मंथ का आपके पास समय है। इन बिटवीन इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट में इंतज़ार करना है, क्योंकि ये साल की पहली वैकेंसी है तो हम क्यों ना पहले ही अपलोड कर दें, फॉर्म भर दें। हाँ, बट सारी क्राइटेरिया जानने के बाद
OTR सबसे पहले ज़रूर कर लेंगे, नहीं तो फिर फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होगा। OTR क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम जो है ये भी अनाउंस कर दिया गया है, एग्ज़ाम डेट भी अनाउंसमेंट है। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 18/4/2026 को इसकी एग्ज़ाम रखी गई है। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा। कुछ एग्ज़ाम फ़ी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ी जो है इसका, ये 2 बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे होता है, आपको पता है। जनरल जो क्रिमिनल लेयर है उनके लिए 600 लगेगा, जो SC ST OBC और नॉन क्रिमिनल लेयर वाले OBC हैं उनके लिए 400 लगेगा। तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाई है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके साथ साथ इकोनॉमिकल, जिसे हम आय सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रेसिडेंशियल तो एक ही बार ही बनता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट और आय सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये याद रखेंगे। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपके मार्कशीट पे जो नाम होगा वो सारा मार्कशीट आप मिला लेंगे 10th के बेसिस पे। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में। इसमें एग्ज़ाम प्रोसीड की अगर बात करें, एग्ज़ाम प्रोसेस का, तो इसमें एग्ज़ाम आपका एक ही एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू देना पड़ेगा फिर उसके बाद प्री देना पड़ेगा। इसमें आपको 1 एग्ज़ाम है, जिसमें से रिटन एग्ज़ाम है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, मिलेगा आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें एक ही एग्ज़ाम है तो काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू अनदर एग्ज़ाम, अनदर जॉब। अब इसके बारे में हम सिलेबस देख लेते हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि कोई भी युद्ध लड़ने से पहले उस युद्ध का नियम हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जब हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत मायने रखता है। सिलेबस हमें ये बताती है कि किस पे कितना पोटेंशियल लगानी है, किस पे कितना कम पोटेंशियल लगानी है। वैसे तो आप सारे जो पॉइंट है उसको इक्वल लेकर चलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस पे कम हम पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। इक्वल चलेंगे लेकिन परसेंटेज ज़्यादा कम रख सकते हैं। इक्वल कहने का मतलब ये है कि पढ़ेंगे सारा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होगा कि हिंदी पढ़ेंगे ही नहीं, ये भी याद रखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले हिंदी आता है, उसके बाद GK GS पूछा जाता है और उसके साथ साथ GK GS में ही कल्चर आ जाएगा, एग्रोनॉमी भी पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री पूछा जाएगा। अगर हिंदी की बात करते हो तो ये 15 क्वेश्चन होंगे और ये एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो 15 तिहाई कितना हो गया, 45, यानी कि 15 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद GK GS की बात करें या कल्चर का, तो ये 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 75 नंबर आएगा। और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, 75 नंबर, और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। हालांकि हिंदी का भी मार्क्स आपका जुड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन GK GS थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। एग्रोनॉमी से 20 पोर्शन आएगा, इसके 20 पोर्शन है, डैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 20 है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो नंबर कितना हो गया, ये टोटल 60 नंबर का हो गया। अब अगर बात करो कि इसमें हॉर्टिकल्चर भी 20 नंबर का है, एनिमल हस्बेंड्री भी 20 नंबर का, इस तरह से करके 180 ये हो गया और हमारे पास 120 ये हो गया। टोटल मिलाकर हमारा कितना हो गया, तो हमारे पास हो गया ये 300 नंबर का। तो टोटल 300 नंबर का होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, तो 100 होगा, यानी कि 100 होगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन किसका होगा, हिंदी का, 25 क्वेश्चन जो होगा GK GS कल्चर का, एग्रोनॉमी का 20, हॉर्टिकल्चर का 20 और एनिमल हस्बेंड्री का 20 होने वाला है। इस तरह से करके आप इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जान लिए। अब आपको टारगेट बेसिस पे पढ़ना है। हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि अगर आप राजस्थान के अलग वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको कैसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत कम समय में। ठीक है, चलिए आगे। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट के अगर और जिक्र हम करें तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जिक्र कर सकते हैं कि इस जो एग्ज़ाम होने वाला है ये MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4 मतलब एक तो क्वेश्चन होते हैं और 5 इसमें ऑप्शन होता है। तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखेंगे एग्ज़ाम ड्यूरेशन तो 2 घंटे के होते हैं। कितने घंटे के होते हैं, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा। टोटल नंबर आपको हमने बात कर ही लिया इसके बारे में, 300 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितना होगा, 100 होगा। ईच नंबर क्वेश्चन कितना होगा, 3 नंबर का होगा। और टोटल मार्क्स हमारे पास 300 का होगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स होगा 1/3, यानी कि थर्ड गलत करते हैं, मतलब थर्ड करें और 3 गलत करते हैं, 3 गलत करने पर एक आपका पॉजिटिव में से भी काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है, सही में से भी काट लिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अब हम सिलेबस के बारे में एक एक यूनिट को समझ लेते हैं, जिसमें से पहला यूनिट हमारा क्या है, हिंदी है। जनरल हिंदी जिसे कहते हैं। इस हिंदी में देखो
बहुत ऐसे पॉइंट है जो इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा पढ़ना है। जैसे कि व्याकरण, व्याकरण में आप क्या पढ़ोगे? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, उसके बाद पर्यायवाची, उसके बाद अगर हम बात करें तो मुहावरे और कहावतें, ये आपको थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है। इसमें अगर हम बात करें कृषि, पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली भी कुछ आपको याद होनी चाहिए। हिंदी वाले सेगमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। वैसे हिंदी अगर देखोगे तो सिलेबस थोड़ी बड़ी है। इसमें अगर आप बात करें राजस्थान जी के जीएस में, तो भूगोल पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और संस्कृति यानी कि हम कह सकते हैं कल्चर पढ़ना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हिस्ट्री भी पढ़ना होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना इस चीज़ में कि जो भी हमारे पास जीके जीएस का पोर्शन है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ राजस्थान की जीके जीएस पढ़ना होगा, आपको वर्ल्ड वाइज नहीं पढ़ना होगा। जैसे भूगोल में राजस्थान के भौगोलिक विभाजन, जलवायु, नदियाँ, मरुस्थल और उसके प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इतिहास में तो काली बाग के बारे में पढ़ना है, धार जैसी सभ्यता, राव जोधा, महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तियों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और इसके एकीकरण के बारे में हमें पढ़ना है इतिहास में। वही संस्कृति की बात करें यानी कि कल्चर की बात करें तो लोक देवता, संत, पर्व, मेले, लोकगीत, मूल वेशभूषा, आभूषण और चित्रकला जैसे टॉपिक को आपको देखना होगा। तो ये जिक्र होगा किसके बारे में? जीके जीएस के बारे में। आगे यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 दिया हुआ है लेकिन सेकेंड इसे कर लेंगे। यूनिट सेकेंड की अगर आप जिक्र करते हो तो इसमें यूनिट सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा? यूनिट सेकेंड हमारा एग्रीकल्चर आ जाएगा, जिसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है? एग्रोनॉमी, इसे एग्रीकल्चर ना करके हम एग्रोनॉमी कह देंगे। पहला जिसमें प्रमुख हमारे पास फसल जैसे रबी का, खरीफ का, जायद का। उसके बाद मृदा प्रवर्धन, कुछ सॉइल कंजर्वेशन, सिंचाई और उसके तरीके के बारे में आपको जानना हो। वहीं अगर हम बात करें प्रमुख कीट और उसके रोग के बारे में, तो ये प्लांट पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आ जाएगा, इंटोमोलॉजी के बारे में आ जाएगा, कृषि अर्थशास्त्र और राजस्थान के कृषि से संबंधित योजनाएं के बारे में, यानी कि स्कीम के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी इस जॉब को क्वालिफाई करने के लिए। हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में देखेंगे, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहीं पढ़ना है। हम स्ट्रैटेजी बताएंगे उसके लिए क्या करना है नहीं करना है, बस आपको थोड़ी रूबरू करा देते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी सिलेबस इसमें रहने वाला है। देखो फसल, सब्जी और फसल की खेती और उसके नर्सरी का प्रबंधन के बारे में ये पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यही पूछा जाएगा। हॉर्टिकल्चर सारा पढ़ना है। अब आपके पास 3 मंथ है, 3 मंथ में कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? एनिमल हस्बेंड्री के इंट्रोडक्शन, उसके नस्ल के बारे में जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट और उसकी विशेषताएं, पशु के रोग, कारक, लक्षण और उपचार कैसे करेंगे, जैसे खुरपका, मुड़पका ये जो रोग होता है जिसे एफएमडी कहते हैं, इसका रोग। उसके बाद थनैला जो रोग होता है, उसके साथ साथ रानीखेत जो फिश में जो पोल्ट्री में लगती है। उसके बाद दूध उत्पादन, दूध परीक्षण जो हमारे पास मिल्क प्रिजर्वेशन है, और उसके साथ साथ हमें पशु प्रबंधन और पशुओं का आय निकालने का भी विधि कुछ हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये 3 सिलेबस हमने बता दिया, एक तो जीके जीएस, एक हिंदी और एक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे पास सेगमेंट 3 है, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर से पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो रहा हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस, उसके डेट, उसके फंक्शन के बारे में। अब ये बात आ जाती है कि सर इसका तैयारी कैसे करें, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट का हो। इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे हमने वादा किया है कि आपको बताएंगे, तो यहाँ पे कुछ बता के जाते हैं। देखो अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास समय है, समय तो नहीं है अभी, हमारे पास 3 मंथ है और देखा जाए तो मोर देन 3 मंथ हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आपने पीछे कई सालों से एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत भी पढ़ रहे होंगे तो। अब अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, बहुत दिन से पढ़े हो, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी नॉलेज है आपको, बेसिक आपकी मजबूत है, देन आपको क्या करना है, इस सिलेबस को टारगेट करना है। यानी कि सिर्फ एग्रोनॉमी को पूरे रिवाइज कर जाना है। आपने जितना भी एग्रोनॉमी पढ़ा होगा उसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर जितना भी आपने कॉलेज के दौरान पढ़ा होगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान पढ़ा होगा, जैसे बिहार वाले बच्चे हैं तो वो बीएचओ के तैयारी कर रहे थे, उस समय हॉर्टिकल्चर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, तो हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पे पूरा पढ़ जाना।
उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री जो एएफओ के स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। बिहार वाले बच्चे थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत कम एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर भी हम आपसे एक चीज़ करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री हम अपने यूट्यूब चैनल पे कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कृषि पर्यवेक्षक के लिए होने वाला है। इसमें एमसीक्यू भी चलाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को टारगेट करते हुए चलेंगे। एग्रोनॉमी भी होगा और हॉर्टिकल्चर भी होगा। तो आपको इस तरह से टारगेट बना के पढ़ना है। अब देखो जीके जीएस के बारे में बात करें। जीके जीएस अगर आपने थोड़ी बहुत भी नहीं पढ़ा है ना राजस्थान का, तो थोड़ा सा आपको 1 मंथ को 2 मंथ बनाना पड़ेगा। यानी कि 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत मैराथन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जीके जीएस का हुआ। हिंदी थोड़ी बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली बेसिस पे 1 घंटे अगर हिंदी भी पढ़ते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को कट जाएंगे और फिर आप अपना इसमें एक सीट का सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया राजस्थान के सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर, सारी बातें कर ली। एक वीडियो और अपलोड करेंगे इसके बारे में, जिसमें हम स्ट्रैटेजी बताएंगे। लेकिन उससे पहले कल से एनिमल हस्बेंड्री की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो कल से हम इसी चैनल पे एनिमल हस्बेंड्री की क्लास बेसिक से समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया हो तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एज अ भाई के नाते आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अपन डिस्कशन करेंगे स्ट्रैटेजी, उसमें हम समझेंगे कि कैसे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की बहुत अच्छे से तैयारी किया जाए। बाकी डिस्कशन कल की क्लास में, यानी कि कल वाले जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम सारी चीज़ें एक एक करके जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, क्योंकि 2026 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके दूसरे कंपटीटर जो है वो पढ़ के जॉब लेके चले जाएंगे। तो आप अपने पढ़ाई में लगे रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राज।